एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप। सो फ्रेंड्स, इंडिया में भी दो तरह के लोग होंगे। एक तरफ हमें सिटीजन्स देखने को मिलेंगे तो एक तरफ हमें एलियन देखने को मिलेंगे। तो सिटीजन्स वो लोग हैं जो फुल मेंबर्स हैं इंडियन स्टेट के, और वो पूरी निष्ठा के साथ में इंडिया के साथ में रहेंगे। पूरी की पूरी निष्ठा उनकी इंडिया के साथ में रहेगी। ठीक है, तो हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया में यानी हमारे देश में, भारत में दो तरह के लोग देखने को मिलेंगे। लाइक एनी मॉडर्न स्टेट, टू टाइप्स ऑफ पीपल, या फिर आप उन्हें इंडिविजुअल भी कह सकते हो कि दो तरह के इंडिविजुअल जो हैं वो आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, इंडिविजुअल्स। और ये दो तरह के इंडिविजुअल जो हैं हमें देखने को मिलेंगे, एक हमें सिटीजन देखने को मिलेंगे और एक हमें देखने को मिलेंगे एलियंस। एक सिटीजन्स और एक एलियंस। सिटीजन्स, ठीक है, दूसरे एलियंस। ठीक है। सिटीजन्स कौन है? दे आर द फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट एंड दे ऑव देयर एलिजेंस टू इट। तो हमें देखने को मिलेगा कि सिटीजन्स कौन है? ये फुल मेंबर्स हैं इंडिया के। दे आर द फुल मेंबर्स ऑफ इंडियन स्टेट के ये फुल मेंबर्स देखने को मिलेंगे एंड ऑफ देयर एलिजेंस टू इट। ठीक है, देयरफॉर हमें क्या चीज देखने को मिलेगी? ये सिटीजन्स जो है इनको सभी तरह के पॉलिटिकल और लीगल राइट्स जो हैं वो मिलेंगे भारत में। तो सिटीजन्स जो हैं वो क्या करते हैं? दे इंजॉय ऑल पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स। सभी तरह के पॉलिटिकल और लीगल राइट्स जो हैं इन्हें मिलेंगे इस देश में, भारत देश में उन्हें सारे के सारे पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स मिलेंगे। तो देखिए, सिटीजन वो लोग हैं जो फुल मेंबर्स हैं इस स्टेट के और अपनी निष्ठा भी भारत में रखते हैं, उनको सभी तरह के पॉलिटिकल और लीगल राइट्स मिलेंगे। वाइल एलियंस जो हैं ये दो प्रकार के हमें देखने को मिलेंगे। दो तरह के एलियंस हमें देखने को मिलेंगे। तो एलियंस में एक तरह हमें देखने को मिलेंगे फ्रेंडली एलियंस और एक तरफ एनिमी एलियंस। एक तरफ हमें देखने को मिलेंगे फ्रेंडली एलियंस और दूसरी तरफ एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस क्या हैं और एनिमी एलियंस क्या होते हैं? फ्रेंडली एलियंस हैं सब्जेक्ट्स ऑफ दोज कंट्रीज विच हैव कॉर्डियल रिलेशंस विद इंडिया। तो ये हमें देखने को मिलेंगे कि ये सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स ऑफ दोज कंट्रीज, जो कंट्रीज क्या हैं? दैट हैव कॉर्डियल रिलेशंस विद इंडिया। इंडिया के साथ में सौहार्दपूर्ण रिलेशंस हैं, कॉर्डियल रिलेशंस हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इंडिया के साथ में जिनके कॉर्डियल रिलेशंस हैं, कॉर्डियल रिलेशंस, अच्छे संबंध हैं भारत के साथ में, वो है फ्रेंडली एलियंस। ठीक है। अब एनिमी एलियंस कौन होते हैं? एनिमी एलियंस वो सब्जेक्ट्स होते हैं फॉरेन स्टेट के, जिस फॉरेन स्टेट या कंट्री के साथ में इंडिया युद्ध में सम्मिलित है, इन्वॉल्व है। तो हमें देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट्स हैं ये किसके? एक फॉरेन स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं, किसके? फॉरेन स्टेट के विच इज एट वॉर विद इंडिया, जो भारत के साथ में युद्ध में बिजी है, इन्वॉल्व है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि वो फॉरेन कंट्री, विदेशी मुल्क जो है भारत के साथ में युद्ध कर रहा है। जिस समय भारत किसी देश के साथ में युद्ध कर रहा होगा तो उसके जो सब्जेक्ट्स इंडिया में होंगे, जो इंडिविजुअल जो लोग इंडिया में होंगे, हम उन्हें कहेंगे एनिमी एलियंस। यानी वो उस कंट्री के, उस नेशन के, उस स्टेट के लोग होंगे इंडिया में जिसके साथ में भारत का उस समय युद्ध चल रहा होगा। इसलिए हमें देखने को मिलेगा कि फ्रेंडली एलियंस के पास में ज्यादा राइट्स होंगे इंडिया में इन कंपैरिजन टू एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस को आर्टिकल 22 नहीं मिलेगा। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ
आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? वो कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो उनको इस तरह की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो कुछ केसेस में हमें देखने को मिलेगा कि प्रोटेक्शन मिलेगी, किसके अगेंस्ट? अरेस्ट और डिटेंशन कर सकती है स्टेट। तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी। एंड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ आर्टिकल 22, वाइल फ्रेंडली एलियंस को आर्टिकल 22 भी वो इंजॉय कर सकते हैं। ये चीज हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि राइट्स विच आर एक्सक्लूसिवली इंजॉयड बाय द सिटीजन्स, दैट मीन्स कि वो राइट्स फॉरेनर्स को नहीं मिलते हैं, उन राइट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि सिटीजन्स के पास में कौन कौन से राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को नहीं मिलते हैं, उन राइट्स की हम बात करेंगे। सो नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज rights which are exclusively enjoyed by the foreigners। तो वो राइट्स फॉरेनर्स की बात नहीं कर रहे हैं, फॉरेनर्स को नहीं मिलते, सिर्फ वो सिटीजन्स को मिलते हैं। दैट मीन्स कि दूसरे राइट्स जो फॉरेनर्स को भी मिलते हैं इंडिया में और सिटीजन्स को भी मिलते हैं, कुछ राइट्स जो है वो सिर्फ सिटीजन्स को मिलेंगे, फॉरेनर्स को नहीं मिलेंगे। हम उन राइट्स की बात करेंगे जो सिर्फ सिटीजन्स के पास में है। तो राइट्स एक्सक्लूसिवली एंजॉयड बाय द सिटीजन्स, सिर्फ सिटीजन्स के पास में जो राइट्स हैं हम उनकी बात करेंगे। अब दैट मीन्स कि ये राइट्स जो हैं ये फॉरेनर्स को नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 15, दैट मीन्स कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि आपके पास में राइट है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किन किन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता? स्टेट नहीं कर सकती, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं कर सकता। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर। आफ्टर दैट कास्ट, जाति के आधार पर। रेस, ठीक है, इसके बाद में कलर, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इनके आधार पर, कलर जो है ये हटा दीजिए, ये इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो दिस इज आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 कहता है कि यू हैव द राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, एंड दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। आफ्टर दैट सिटीजन्स के पास में एक और राइट है जो कि फॉरेनर्स के पास में नहीं है, दैट इज आर्टिकल 16। दैट मीन्स कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जब भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो तो जो भी सिटीजन्स होंगे उनके पास में इक्वालिटी होगी, किस चीज की? एम्प्लॉयमेंट की, यानी स्टेट उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा। तो नेक्स्ट थिंग इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जब भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी की बात होगी तो उस समय स्टेट क्या करेगा? आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा, एंड दिस इज आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, दिस इज आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये राइट भी सिर्फ किसके पास में है, ये राइट भी सिटीजन्स के पास में है। दैट मीन्स एलियंस को ये राइट नहीं मिलता, वेदर दे आर फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। नेक्स्ट, राइट विच हैज बीन गारंटीड ओनली टू द सिटीजन्स एंड नॉट टू द फॉरेनर्स। तो नेक्स्ट राइट हमें देखने को मिलेगा 6 डेमोक्रेटिक राइट्स, 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स। इसे आप लिखिए, मतलब राइट टू 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स लिखिए इसको। ठीक है, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आसान भाषा में उन राइट्स को समझा पाऊं आपको, आर्टिकल्स को। तो राइट टू 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स, और ये 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे? 6 देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम आपको देखने को मिलेगा। दूसरा फ्रीडम आपको देखने को मिलेगा मूवमेंट का, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि पूरे देश में आप मूव कर सकते हो, ये भी राइट है आपके पास में। आफ्टर दैट असेंबली का, कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं। आफ्टर दैट एसोसिएशन, देन रेसिडेंस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोफेशन। तो ये फ्रीडम है आपका, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। और ये राइट्स गारंटी कौन करता है? दिस इज आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दीज राइट्स, ये राइट्स हमें देता है। आफ्टर दैट हमें कौन सा आर्टिकल देखने को मिलेगा? आर्टिकल 29 एंड 30, ये भी सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलते हैं। तो दीज आर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, या इन्हें माइनॉरिटी राइट्स भी कहा जाता है। तो फोर्थ राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, एंड दीज आर गारंटीड अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। तो जिन आर्टिकल्स में हमें देखने को मिलेंगे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, दीज आर आर्टिकल 29 एंड 30, और इन्हें आप कह सकते हैं ये कौन से राइट्स होते हैं? दीज आर माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटीज के लिए ये राइट्स जो हैं ये देखने को मिलेंगे। तो आर्टिकल 29 एंड 30 आर ऑल्सो इंजॉयड बाय द सिटीजन्स ओनली। दैट मीन्स दीज राइट्स आर नॉट मेंट फॉर द एलियंस। ठीक है, ये चीज भी हमें देखने को मिलेगी कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स भी जो अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 हैं वो भी सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलेंगे। तो अब थोड़ा सा और मिटा करके हम लिखते हैं। So next thing is right to vote. Next right to vote, और ये राइट जो है ये भी सिर्फ सिटीजन्स के पास में है। दैट मीन्स कि फॉरेनर्स जो हैं, एलियंस जो हैं, वो इस राइट को एंजॉय नहीं करते। और ये वोट आप कहाँ कहाँ के लिए वोट कर सकते हैं? तो वोट कर सकते हैं आप लोकसभा के लिए यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के लिए, और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, पार्लियामेंट के लिए, और पार्लियामेंट में कहाँ के लिए आप वोट करते हैं? आप लोकसभा के लिए वोट करते हैं। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात हो, तो आप वोट करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी आप वोट करते हैं। तो ये राइट टू वोट जो है विच इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो आर्टिकल 326 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपको राइट देता है कि आप क्या करेंगे, वोट डालेंगे जब भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होंगे लोकसभा के लिए, और जब भी स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो यहां पर भी आप जो है वोट डाल सकते हैं। और ये राइट्स भी सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, एलियंस के लिए नहीं है। आफ्टर दैट, राइट टू कंटेस्ट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। आप इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करना चाहे किस चीज के लिए, फॉर द मेंबरशिप ऑफ, मेंबरशिप कहां पे, या आप पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर बनना चाहते हैं, तो यहां पर अगर आप इलेक्शंस को कंटेस्ट करना चाहते हैं तो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। एलियन होंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा राइट टू होल्ड, राइट टू होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज। तो भारत में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, ठीक है, उनमें सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही उन ऑफिसेज में बैठ सकते हैं, उन ऑफिसेज में जा सकते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज क्या क्या देखने को मिलेंगे, एक तरफ आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वही होगा जो इंडियन सिटीजन होगा, ये चीज याद रखनी है। इसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी कौन होगा इंडिया का, जो इंडियन सिटीजन है, एलियन नहीं बन सकते, वाइस प्रेसिडेंट। आफ्टर दैट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं ये भी इंडियन सिटीजन्स ही बन सकते हैं। आफ्टर दैट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स के गवर्नर्स जो हैं ये भी इंडियन सिटीजन्स ही बन सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बन सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है इंडियन सिटीजन। और साथ में एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, स्टेट लेवल पे कौन होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, ये भी सिर्फ सिटीजन्स ही बन सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो दीज आर द राइट्स विच आर गारंटीड ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड नॉट टू द फॉरेनर्स और द एलियंस। ठीक है, तो ये आगे सारे के सारे राइट्स जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स ऑफ इंडिया ही इंजॉय करते हैं। इसके अलावा सिटीजन्स के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जो भी सिटीजन्स होंगे उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देखने को मिलेगा कि उनकी कुछ ड्यूटीज होती हैं जिसमें उनको टैक्स पे करने हैं, ठीक है, टैक्सेस देने हैं। इसके अलावा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, रिस्पेक्टिंग और रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। तो इन सब चीजों को, ठीक है, रिस्पेक्ट करना है। इसके अलावा डिफेंडिंग द कंट्री, अपनी देश को डिफेंड करना है। तो ये हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं बीइंग ए सिटीजन, एंड सो ऑन मेनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक दिस, कि जहां पर हमने क्या करना है, टैक्सेस देने हैं, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम जो हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, और इनके, ठीक है, वर्ड्स जो है कैपिटल से ही स्टार्ट करना है। ये मिस्टेकनली जो है वो स्मॉल लेटर से मेरे स्टार्ट हुए हैं, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ठीक है। तो हमें देखने को क्या मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अपने देश को डिफेंड करना है अगेंस्ट द एनिमीज, एंड दीज आर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि सिटीजन्स के ऊपर रहेंगी। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। तो अब वो चीजें डिस्कस होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिगार्ड टू सिटीजनशिप। पाकिस्तान का टी जो है वो हल्का सा, ठीक है,
तो देखिए अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बताया गया है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिगार्ड टू सिटीजनशिप। तो यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आर्टिकल 5 to 11 जो है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, दीज आर्टिकल्स आर रिगार्डिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा कि इन ओवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 to 11 इन द पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज याद रखना, एक तो आर्टिकल्स 5 से लेकर के 11 तक और दूसरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट में है सिटीजनशिप। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि पार्ट सेकंड में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर है सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप से रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इलैबोरेट प्रोविजंस नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है कि सिटीजनशिप से रिगार्डिंग कोई डिटेल्ड या इलैबोरेट प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सिर्फ आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक बताया गया है कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया गया, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय कौन कौन लोग जो इंडिया के सिटीजन्स थे। दैट मीन्स कि हमें देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नो elaborate provisions with regard to citizenship। तो सिटीजनशिप से रिगार्डिंग कोई भी इलेबोरेट प्रोविजंस नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स हमें देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ओनली सेज कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कमेंस्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंप्लीमेंट हुआ था, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कमेंस हुआ था, एंड द डेट वाज 26 जनवरी 1950। इस डेट के ऊपर हु वर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि इस समय हु वर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इस समय कौन कौन सिटीजन्स थे, हु वर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इस समय कौन कौन लोग जो है वो भारत के सिटीजन्स हुए। दैट मीन्स कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हु शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट पावर हैज बीन ऑथराइज्ड टू द पार्लियामेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि पार्लियामेंट को कहा गया है कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर दिस हु विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, हु विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा कौन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा ये सारी की सारी चीजें, और पार्लियामेंट को ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैड एनेक्टेड सिटीजनशिप एक्ट 1955। और इसी चीज के लिए हमें देखने को मिलेगा कि सिटीजनशिप एक्ट जो है वो एनेक्ट किया गया है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 हैड बीन एनेक्टेड, ये कानून बनाया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955, विच वॉज लेटर अमेंडेड इन द 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 एंड 2019। तो इस कानून को कितनी बार अमेंड किया गया, लेटर, बाद में हमें देखने को मिलेगा कि दिस एक्ट हैज बीन अमेंडेड। कितनी बार इसको अमेंड किया गया है, तो अमेंड किया गया है 1986, ठीक है, आफ्टर दैट 1992, ठीक है, आफ्टर दैट 2003, आफ्टर दैट 2005, 2015 एंड 2019। इतनी बार, यानी
6 बार सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया गया है 1955 के बाद में, यानी 1955 में सिटीजनशिप एक्ट लाया गया था। और सिटीजनशिप एक्ट लाया किस लिए गया था कि इंडिया में कौन कौन सिटीजनशिप को एक्वायर किस तरीके से कर सकता है और टर्मिनेट सिटीजनशिप किस लिए होगी। सिटीजनशिप एक्ट किस चीज के लिए था? सिटीजनशिप एक्ट जो है, जो कि 1955 में आया, तो ये किस लिए था कि यार किस तरीके से आप सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर कर सकते हैं और साथ में टर्मिनेट किस तरीके से होगी आपकी सिटीजनशिप, ये एक्सप्लेन करता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। और 6 बार इसको अमेंड किया गया, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। इतनी बार इस कानून को अमेंड किया गया बाद में बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस समय एनेक्ट हुआ था तो उस समय, ठीक है, कौन कौन लोग जो थे इंडिया के सिटीजन्स बने। एक बार टाइमिंग में चेक कर लेता हूं कितनी बड़ी वीडियो बन गई है, 28 मिनट्स की बन गई है। तो आई थिंक कि यहां से आगे मुझे एक वीडियो और या फिर 2 वीडियो और बनानी, क्योंकि एक सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955, उसके लिए तो सेपरेट एक वीडियो बनेगी ही बनेगी, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनेगी। लेकिन अभी जो थोड़ा सा मैंने आपको बताना है कि जिस समय इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस समय कौन कौन लोग जो इंडिया के सिटीजन थे वो बताना है, वो इसी वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि फिर अलग से 3 वीडियोस बन जाएंगी फिर। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या बताता है वो चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन लोग थे जो कि सिटीजन बने इंडिया के 26 जनवरी 1950 में। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग की 26 जनवरी 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है, एनफोर्स हुआ, इस समय कौन लोग थे जो इंडिया के सिटीजन्स बने। तो कौन लोग थे इस समय जो इंडिया के सिटीजन्स बने, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। और ये चीजें हमने डिस्कस करनी है फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि वो लोग जो इंडिया के सिटीजन्स बने बाय डोमिसाइल। तो यहां पर डिस्कस क्या हो रहा है कि इंडिया के सिटीजन्स कौन कौन हुए, कौन लोग इंडिया के सिटीजन्स बने 26 जनवरी 1950 को। यहां तक जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ, ठीक है, आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे ही एनफोर्स किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करने के बाद में, कमेंट्स करने के बाद में, तो इस डेट को जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट्स हुआ तो कौन लोग इंडिया के सिटीजन हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीपल डोमिसाइल्ड इन इंडिया, डोमिसाइल्ड इन इंडिया, वो लोग जो इंडिया में रह रहे थे। दिस इज आर्टिकल 5, ठीक है। नंबर 2, पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, वो लोग जो पाकिस्तान से आए, पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, दिस इज आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 3, वो लोग जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, ठीक है, माइग्रेट होकर के, और बाद में इंडिया वापस आए, पीपल माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न्ड, वो लोग जो बाद में वापिस आ गए। दिस इज आर्टिकल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अब बारी है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया, यानी इंडियन ओरिजिन के लोग जो इंडिया के बाहर रहते हैं। दिस इज आर्टिकल 8, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर रहते हैं। एंड दिस इज आर्टिकल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज आर्टिकल 8 एंड दिस इज आर्टिकल 7 जो ऊपर हमने बात की। तो दैट मीन्स कि यार 26 जनवरी 1950 को कौन लोग इंडिया के सिटीजन हुए। पहले वो लोग जो इंडिया में
रहते थे, उस समय जो रह रहे थे, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, पहले एक कैटेगरी वो लोग जो यहां पर रह रहे थे, दूसरी कैटेगरी जो पाकिस्तान से इंडिया में आए, तीसरी कैटेगरी जो इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में फिर इंडिया आए। ठीक है, दिस इज आर्टिकल 7। और बाद में कि इंडियन ओरिजिन के लोग जो कहां रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, तो इसमें आपको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो भी कवर हो जाएंगे। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया ये भी इसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन, तो ये पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जिन्हें पीआईओ कहा जाता है, जो भारत के बाहर रहते हैं। दिस इज आर्टिकल 5, 6, 7 एंड 8 ये आगे। अब इन आर्टिकल्स को अगर और ज्यादा डिटेल में, फिलहाल तो इतना ही जानना है, मतलब आप जिन भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं एक्सेप्ट यूपीएससी, तो आपको इतना ही जानना है, इतना ही काफी है आपके लिए। लेकिन अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं और अगर आपको जानना है तो फिर मैं यहां से आगे भी चीजों को समझा देता हूं थोड़ा और डिटेल में। बट अगर आप यूपीएससी नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन की स्टेट पीएससीज की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दिस इज इनफ फॉर यू। बट यूपीएससी के लिए आपको थोड़ा सा एक कदम और आगे जाना पड़ेगा और वो कदम थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, लेकिन समझना चाहो तो वो समझा देता हूं मैं इसी वीडियो में कि आर्टिकल 5 क्या कहता है कि कौन लोग जो इंडिया में रह रहे थे वो इंडिया के सिटीजन बने, कौन लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के इंडिया में आए तो वो आर्टिकल 6 के जरिए वो इंडिया के सिटीजन बने, कौन लोग जो इंडिया से पहले पाकिस्तान चले गए, ठीक है, और बाद में वो वापस आए, और कौन लोग जो इंडिया के बाहर जो हैं वो रहते हैं और उनको इंडिया की सिटीजनशिप किस तरीके से मिली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो देखिए हम बात कर रहे थे कि पीपल डोमिसाइल्ड इन इंडिया का मतलब क्या है। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि जो भी लोग भारत में रह रहे थे उन लोगों की 3 कंडीशंस होंगी इंडिया के सिटीजन बनने के लिए। एक तो वो इंसान अगर इंडिया में पैदा हुआ है वो चीज, दूसरी चीज कि उसके पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में पैदा हुआ है, दूसरी वो कंडीशन अगर होगी तो उसे भी इंडिया की सिटीजनशिप मिली उस टाइम पे, और तीसरा वो इंसान, ठीक है, पहला तो आ गया कि जो इंडिया में पैदा हुआ, दूसरा कि उसके पेरेंट्स में से कोई अगर इंडिया में पैदा हुआ, दूसरी चीज, और तीसरी चीज कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, कमेंस हुआ, इस समय अगर इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट को कमेंस हुआ तो इस डेट से पहले अगर आपको इंडिया में ऑर्डिनरीली 5 साल हो गए थे इंडिया में रहते हुए, तब जाकर के आर्टिकल 5 के तहत आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिली। तो देखिए आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो लोग इंडिया में रह रहे थे, कौन लोग, अगर वो इंडिया में पैदा हुए थे पहली बात, या उनके पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में पैदा हुआ दूसरी बात, और तीसरी चीज कि उस समय ऑर्डिनरीली, यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को कमेंस हुआ, तो उससे पहले, उससे चाहे एक दिन पहले की भी बात हो, उनको कितना टाइम हो गया कि 5 साल हो गए थे इंडिया में रहते हुए उनको 5 साल हो गए थे, तभी जाकर के वो सिटीजन जो है इंडिया के वो बने। ठीक है, तो सेकंड केस में हमें देखने को मिलेगा कि वो लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के इंडिया में आए, तो यहां पर हमें देखना है कि ये वो लोग जो कि अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए वो लोग होंगे, जो अनडिवाइडेड इंडिया में, तो अनडिवाइडेड इंडिया हो गया कि ये पूरा इंडिया जो आज का है इंडिया प्लस पाकिस्तान और प्लस बांग्लादेश। तो यहां पर से कोई भी लोग जो इंडिया में पैदा हुए तो वो लोग जो है इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, लेकिन वो यहां से क्या होंगे, माइग्रेट होकर के, पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश पहले, तो 1971 में जाकर के बांग्लादेश बना, ये चीज का ध्यान रखना है। तो ये लोग जब इंडिया में माइग्रेट हुए तो क्या ये 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो लोग इंडिया में माइग्रेट हुए हैं और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने तक 26 जनवरी 1950 तक अगर वो इंडिया में ही रहे तो वो लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप मिली। और वो लोग जो 19 जुलाई 1948 को इंडिया में आए या इसके बाद में इंडिया में आए, तो उन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी इंडिया की बाय रजिस्ट्रेशन। और ये चीज याद रखनी है कि जिस समय वो एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रेशन की, तो उस समय वो ऑर्डिनरीली 6 मंथ्स जो है उस एप्लीकेशन से पहले कंटिन्यूअसली इंडिया में रहने चाहिए, कंटिन्यूअसली 6 मंथ्स पहले इंडिया में रहने चाहिए।
तो तीसरा पॉइंट देखिए कि वो लोग जो पहले इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए और बाद में वापस आए अंडर आर्टिकल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वो लोग हैं जो 1 मार्च 1947 के बाद में पाकिस्तान माइग्रेट हो गए और उसके बाद में वापस इंडिया आए रीसेटलमेंट के लिए। इन लोगों को इंडिया का सिटीजन बनाया गया बाय रजिस्ट्रेशन। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये लोग बाय रजिस्ट्रेशन इंडिया के सिटीजन बनेंगे, लेकिन जिस समय ये रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देंगे उससे 6 मंथ्स पहले ये कंटिन्यूअसली इंडिया में रहने चाहिए, कंटिन्यूअसली इंडिया में रहने चाहिए। ठीक है। और आखिरी में देखो वो लोग, ठीक है, जो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा होंगे, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो भारत में रह रहे हैं। तो अनडिवाइडेड इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, यहां पर पैदा हुआ कोई इंसान या उसके पेरेंट्स में से कोई इंसान अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई इंसान इंडिया में पैदा हुआ, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट के पहले और बाद में कभी भी इंडिया का सिटीजन बन सकता है, कभी भी इंडिया का सिटीजन बन सकता है। और सिटीजन बनेगा बाय रजिस्ट्रेशन। किस चीज से बनेगा? रजिस्ट्रेशन से वो इंडिया का सिटीजन बनेगा। लेकिन इस चीज के लिए उसको इंडिया का कोई डिप्लोमेट, जो जिस कंट्री में वो रह रहा है ना, तो वहां पर इंडिया का कोई डिप्लोमेट या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको रजिस्टर करेगा। ठीक है, जिस कंट्री में रह रहा है, चाहे अमेरिका में रह रहा है तो इंडिया का कोई डिप्लोमेट या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव वहां पर उसको रजिस्टर करेगा। चाहे फिर वो इसके अलावा साउथ अफ्रीका में रह रहा हो तो इंडिया का कोई डिप्लोमेट या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव उसको वहां पर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर करेगा। तो इसी में कवर होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी। तो ये थे कुछ चीजें जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे किन चीजों को, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग टू सिटीजनशिप। तो ये आगे आर्टिकल 8 तक। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 क्या कहता है कि यार कोई भी इंडिया का सिटीजन जो है वो तब तक इंडिया का सिटीजन रहेगा जब तक वो वॉलेंटेरिली किसी और देश की सिटीजनशिप नहीं लेता। अगर वो वॉलेंटेरिली किसी देश की सिटीजनशिप लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी। दैट मीन्स कि बात हो रही है इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप की, सिंगल सिटीजनशिप की बात हो रही है। दैट मीन्स कि हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया सिंगल सिटीजनशिप जो है प्रोवाइड करता है कि एवरी सिटीजन या एवरी पर्सन जो है शैल रिमेन एज सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया until he voluntarily accepts फॉरेन सिटीजनशिप। फॉरेन की सिटीजनशिप वो अगर ले लेता है तो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप होगी ना, इंडियन सिटीजनशिप होगी जो उसकी, वो उससे टर्मिनेट कर दी जाएगी, वो ले ली जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी। दैट मीन्स कि यहां पर सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी इंडिया में। कोई इंसान तभी तक इंडिया का सिटीजन रह सकता है जब तक वो क्या करेगा, कहीं वॉलेंटेरिली किसी फॉरेन जो है नेशन, फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप जो है वो नहीं ले सकता। ठीक है, तो यहां पर इस वीडियो में हमें क्या चीज देखने को मिलेगी कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो एक्वायर करता है फॉरेन सिटीजनशिप, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप वो है चली जाएगी। दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या कहता है कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप जो है वो रहेगी। ये चीज याद रखनी है। आफ्टर दैट आर्टिकल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। आर्टिकल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कहता है? आर्टिकल 10 ये था आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज आर्टिकल 10। ये कहता है कि कोई भी सिटीजन जो इंडिया का है वो कंटिन्यू रहेगा एज सिटीजन ऑफ इंडिया अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट प्रोवाइड्स अदरवाइज। दैट मीन्स कि पार्लियामेंट जब तक कोई चेंज नहीं लाता प्रोविजंस में कॉन्स्टिट्यूशन के, तब तक जो भी इंसान इंडिया का सिटीजन है तो वो कंटिन्यू रहेगा एज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एवरी पर्सन शैल
shall continue to be a citizen of India, citizen of India until Parliament by law changes the provisions। तो पार्लियामेंट जब तक प्रोविजंस जो है वो चेंज नहीं करता, ठीक है, सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, तब तक आप जो हैं इंडिया के सिटीजन ही रहेंगे। जो भी इंडिया का सिटीजन है तो वो इंडिया का सिटीजन रहेगा तब तक जब तक पार्लियामेंट कोई कानून ला करके, कोई एक्ट पास करके उन प्रोविजंस में चेंज ना लाए। तो ये चीज देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे आखिरी आर्टिकल की, आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आज की वीडियो को फिर हम खत्म करते हैं। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रही जिसमें हमने सिटीजनशिप को काफी डिटेल में डिस्कस किया डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। तो आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? दिस इज आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है? ऑथराइज करता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है कि आप क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप से रिगार्डिंग चेंजेस कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्वायरिंग सिटीजनशिप एंड टर्मिनेटिंग सिटीजनशिप। तो हमें देखने को मिलेगा कि ये क्या करता है, आर्टिकल 11 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथराइज करता है किसको? पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, किस चीज के रिगार्डिंग? रिगार्डिंग व्हाट? एक्वायरिंग सिटीजनशिप, की किस तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और टर्मिनेट किस तरीके से होगा, क्या सिटीजनशिप, किसी की सिटीजनशिप का लॉस किस तरीके से कैसे जाएगी, क्या चीज? सिटीजनशिप, सिटीजनशिप जो है ये कैसे जाएगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 11 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप कानून बना करके इन चीजों को बदल भी सकते हैं कि किस तरीके से किसी इंडिविजुअल को आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी और किससे इंडिया की सिटीजन छीनी जाएगी, सिटीजनशिप जो है छीनी जाएगी। एक बार फिर से सुन लीजिए कि आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? पार्लियामेंट को पावर देता है, उसको एम्पावर करता है, कहता है कि यार सिटीजनशिप से रिगार्डिंग कोई भी इंसान को किसको सिटीजनशिप देनी है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और किसकी सिटीजनशिप लेनी है वो आप डिसाइड करेंगे। दिस इज आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।